बताऊंगी एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का आपका GS 3 के ही अंतर्गत आता है पोर्शन, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक। ये साइंस एंड टेक जो है यूपी PCS वालों के लिए बहुत लिमिटेड आता है, ल्यूसेंट से कवर करिएगा। इसमें रटना बहुत मतलब एकदम कंसाइज दिया हुआ है, आप अपना बेस कहीं और से पढ़ लीजिए। और लास्ट टाइम पे ल्यूसेंट पता है किस किस को पता है? ल्यूसेंट एक एक किताब है, कितनों को पता है? क्यों बेटा ल्यूसेंट की किताब नहीं पता? हमें पता है। हाथ क्यों नहीं उठा रहे? सो रहे? और किसे नहीं पता? लिख लो, हिंदी में भी आती है, अंग्रेजी में भी आती है। उसमें क्या दिया है, सारी आपकी NCERT का निचोड़ दिया है एक जगह पे, ठीक है। तो लास्ट टाइम पे जब प्रीलिम्स की आपको रिवीजन करने हैं तो सबसे बढ़िया तरीका है या तो आप खुद के अपने मेहनत से बना लें नोट्स जो आपको समझ में आए, और नहीं वो आ रहे हैं तो आप ल्यूसेंट की किताब को 10 से 12 बार कम से कम पढ़ें। इससे कम में कुछ याद नहीं रहेगा, ये लिख के पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी और ऐसे दिमाग बंद करो बस याद हो जाए। तो सबसे पहला काम क्या है? सिलेबस रिवाइज। सिलेबस तुम्हें आँख बंद करके याद रखना चाहिए क्या है। हिस्ट्री में तुम्हें क्या बाइफरकेट करना है, हिस्ट्री में तुम्हारे क्या क्या आ जाएंगे? एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस में आती है, प्री में नहीं आती, ठीक है। तो वो चीज़ भी समझो। आर्ट एंड कल्चर जैसे मेरा बहुत वीक है तो मैं उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देती, ये आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा कि आपको किस में इंटरेस्ट है, उससे कैसे सवाल आ रहे हैं। इसके बाद सबसे पहले आज मैंने बहुत चीज़ बता दी। पॉलिटी ये मेन आपके रहेंगे। हिस्ट्री आप समझ गए, इतिहास, पॉलिटी समाज तो क्या कहते हैं, राजनीति शास्त्र, इकोनॉमी अर्थशास्त्र, ज्योग्राफी भौतिक विज्ञान, भूगोल, और एनवायरनमेंट हो गया पर्यावरण। साइंस एंड टेक पता ही है, ये मुख्यतः आएंगे आपकी इसमें प्रीलिम्स, इन पे जोर देना पड़ेगा। आप उसको गो थ्रू करें थोड़ा सा, बड़े मोटा। तीसरा स्टेप है आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। तो पहला आपने क्या देख लिया कि क्या क्या हम लोगों ने कहा है कि यूसिस जैसे आएगा। यूसिस में भी एक टॉपिक की एक ग्रंथ है, पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ना है। सब कहते हैं अथाह सिलेबस है, तो उसको कट शॉर्ट कैसे करना है, मोटा मोटा पहले देख लिया, उसके बाद उससे टॉपिक वाइज आजकल मार्केट में अवेलेबल है MCQs और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मिनिमम आप लोग 10 साल के तो करिए, ठीक है। किसने PYQs लिखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज बताओ, कुछ समझ में आया इसमें से? किसने देखा हाथ उठाओ फिर से। हाँ समझ में आया इसमें से क्या? केवल ये तुम्हारा हो गया जैसे प्रीलिम्स का ही बता रहा है, ठीक है। जैसे सबसे पहले बेसिक मटेरियल तुम लोग NCERT पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे? पढ़ रहे हो। NCERT में भी बहुत चीजें दी है और हम लोग एक बार पढ़ के ऐसा सोचते हैं कि हो गया वो टॉपिक, लेकिन उसमें से कई चीजें हम इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि ये नहीं पूछा जाएगा। वो आपको कैसे पता चलेगा कि पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा? वो इनके माध्यम से। तो हर बार पढ़ने के बाद 10 सवाल अगर प्रीलिम्स वाले कर रहे हैं तो इसको आप जरूर करें उस टॉपिक से रिलेटेड,
तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई उस टॉपिक में से क्या मुख्य बिंदु है। अब जैसे इन्होंने कहा माउंटेन पीक्स, तो हम जब तैयारी कर रहे थे तो हम सोचते थे कि 1950 में जो डैम बने अफ्रीका में वो कौन पूछता होगा, तो हमें नहीं रटने, है ना। ये साउथ अफ्रीका में जो मुख्य नदियां हैं उनके ऊपर बड़े बड़े डैम्स बने हैं। नाइल रिवर पे कौन सा डैम है, हमने सब पढ़ते टाइम छोड़ दिया, ठीक है। फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व करने लगे तो देखा भाई मैच द फॉलोइंग में अभी आ रखा है, जाम्बेजी पे कौन सा है, नाइल पे कौन सा है, इस पे कौन सा है, उस पे कौन सा है। तो हमें पता चला कि भाई ये चीज भी रिटन है। मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, ऐसे आपके कुछ भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। पीवाईक्यूज का वो मतलब अब ये तो मैंने बता दिया कि कैसे 3 स्टेप रखने चाहिए, बट आप लोग कैसे फॉलो करेंगे उसका आपका इंडिविजुअल का एक शेड्यूल बना लीजिए, एक वीक का, एक महीने का, और उस हिसाब से प्रोसीड करिए, वरना कुछ भी हाथ में नहीं जाना, ठीक है। एक टॉपिक उठाओ, इस हफ्ते मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, उसका सिलेबस देखा कि ये टॉपिक मेरा खत्म हो जाएगा इस दिन तक, तब कुछ होगा, ठीक है। तो ऐसा ये आपका इंडिविजुअल हो सकता है, किसी की क्लासेस चल रही हो, कोई कहीं कॉलेज में पढ़ रहा हो, कोई हो सकता है पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हो आप लोग में से, तो वो आपको अपने घंटे 4 से 5 घंटे तो निकालने हैं, है ना। और बाकी रिविजन्स मैं बता दूँ, मिनिमम 3 जिनकी मेमोरी शार्प है, जो एक रीडिंग में सब कुछ ग्रास्प करके चलते हैं, दोबारा में उसको पक्का कर लेते हैं, 3 मिनिमम 3, लेकिन जो जल्दी जल्दी कवर करते हैं उनको 10 से 12 रीडिंग लगेगी, बस आप सब, ठीक है। तभी आप उसको रिटेन कर पाएंगे लंबे टाइम। और ये फ्रिक्वेंसी बना लीजिए कि 3 रिविजन्स उसके पहले हो जाना चाहिए, लास्ट हफ्ते, मतलब लास्ट मंथ। मान लीजिए आपकी डेट्स आ गई है, नहीं आई, ठीक है, मान लो 24 इस बार 14 मई को था जी, तो आप इससे बैक ट्रैकिंग करके चलो कि आपका अप्रैल में, अप्रैल 14 से, अब इसके 14 मई तक तो पढ़ते ही लोग, मई 10 तक, इसमें आपको सारा कुछ रिवाइज करना है 2 बार। जिनकी मेमोरी थोड़ी वीक है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी रखते हैं, वो 2 बार करेंगे। जिनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी अच्छी है, यानी ज़्यादा अवधि तक एक बार पढ़ लिया याद रहता है, उनको मिनिमम 1 रिवीजन करना है इस वीक में, और लास्ट के 1 वीक में 7 से 14 वाले में मोटी मोटी चीज़ें। आप लोग चाहें तो मैं बाद में क्लास लेकर बता दूँगी कि एंड टाइम में 3 महीनों में कैसे कवर करें, उसका 3 करना है, 3 बार नहीं। बट अभी से आपका क्या स्ट्रैटेजी रहेगी कि जो 5 मैंने बताए थे, सबसे पहले आप हिस्ट्री या पॉलिटी में से कुछ उठा लीजिए, क्योंकि वो मेनली कॉन्स्टेंट रहती है, वो बदलेगी, है ना। इंटरनेशनल अफेयर्स हो गए या साइंस एंड टेक हो गए, यूपीएससी में बदलता रहता है। और जो यूपीपीसीएस का अभी तक पैटर्न था मेरे समय तक, वो ऐसा था कि वो ल्यूसेंट में जो स्टैटिक वाला पोर्शन है, स्टैटिक से बोले तो स्थिर है, मतलब चेंज नहीं होगा। हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि एक पोर्शन है जो स्टैटिक है, जो स्थायी है, वो बदलेगा नहीं आगे कभी, और एक पोर्शन ऐसा होता है जो नए डेवलपमेंट्स हैं, जो आप करंट अफेयर्स कहते हो, वो आते जाते हैं। तो स्थायी वाला पोर्शन आप लोग पीछे से कवर करते चलिए, और जनवरी से करंट अफेयर्स को एकदम पक्का करते चलिए, ऐसा आपके उसमें है, ठीक है। अब हम मेन टॉपिक पे आएंगे जो हमारा आज का है। इसमें किसी को क्वेश्चन, हम करंट अफेयर्स को क्वेश्चन से ही कवर करते हैं, तो जीएस होता है, सामान्य ज्ञान। करंट अफेयर्स में मतलब पता है, करंट अफेयर्स जो मैगजीन आती है हर दिन की घटनाएं, जो आपकी यूपीपीसीएस में मुख्यतः घटना चक्र बताते हैं। करंट अफेयर्स है जो आज दिन की घटनाएं होती है, समसामयिक।
एक फॉलो कर लो, कोई भी एक यूपीपीसीएस के लिए घटना चक्र आती है, की दृष्टि करके, वो सब लोगों को लास्ट मंथ में ही आती है, और उसी मंथ में आपको 2-3 रिवीजन कर जाने हैं, उससे बहुत प्रश्न आते हैं। हाँ, घटना चक्र की दृष्टि। तो करंट अफेयर्स यूपीपीसीएस वालों के लिए मैं बता रही हूँ, और जो पीसीएस यूपीएससी वाले हैं वो एक कोई मैगजीन उठा ले, चाहे विजन की हिंदी की पत्रिका उठा ले, चाहे आपकी वो आती है दृष्टि है, ये ज्यादातर लोग विजन फॉलो करते हैं, उनकी हिंदी वाली भी आती है। यूपीएससी के लिए वो आपको मंथली पढ़नी पड़ेगी, वरना एंड टाइम पे आपका इतना इकट्ठा हो जाएगा आप कवर नहीं कर पाएंगे। मंथली आप 2 रिवीजन कर जाइए और मुख्य मुख्य उसके बिंदु मार्क कर लीजिए पहले, फिर आप 3rd रिवीजन जो है जनवरी से शुरू करिए, कम कर लीजिए उसे पॉइंटर्स लगा। मैं क्या करती थी, जैसे ये मैंने काम ली और इसको एक रीडिंग लगा दी, पहली रीडिंग में मुझे मेन पता चल गया कि अच्छा लिखा गया, अगली रीडिंग में हाइलाइटर उठा के उसके मेन पॉइंट्स जो आ सकते हैं वो करते, और 3rd रीडिंग में मैं क्या करती थी, एक प्लेन पन्ना लेती थी, उसमें जो मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में नहीं रह गया उसको बस लिख देती, और वो पेज उसके आगे नहीं चिपका देती थी, इतना छोटे छोटे वो पूरी किताब जो है उसमें कवर हो जाती, एंड में बस वही पढ़ के खत्म हो जाता। तो ऐसे आपको कंसाइज करना पड़ेगा अपनी, तो वरना सिलेबस और किताबें और मटीरियल बहुत सारे हैं तो कभी खत्म नहीं होंगे। अपनी किताबें चुन लें कि क्या आपको पढ़ना है, वो मिनिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ सकते, ना आपकी लिमिट है ना किसी की लिमिट। अपने आपको 4 किताबों से नोट्स बनाने हैं तो आप अभी बनाएं, तो एंड टाइम पे नहीं होगा, ठीक है। और अपने नोट किताबें सीमित रखिए, पर उसके 10 बार रिवीजन करिए, हर लोग कहता है तो मैं भी कहूँगी, क्योंकि एक किताब को आप 10 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा ज्ञान अर्जित हो जाएगा, रादर देन 10 किताबों को एक बार। अभी तक क्या कर रहे थे, एनसीईआरटी पढ़ी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की और एनसीईआरटी की 12वीं और 11वीं की किताब बहुत अच्छी है। अगर वो नहीं समझ में आ रही है तो एक मृणाल सर है, मृणाल, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं, आजकल वो अनअकैडमी में जुड़े हैं, तो उनके फ्री लेक्चर्स हैं, ठीक है, पुराने होंगे यूट्यूब पे, वो बहुत जैसे इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट है आपका बहुत अच्छे से कवर कर देते हैं कि क्या होता है महंगाई, जीडीपी क्या होती है, सकल घरेलू उत्पाद होती है, मैक्रो इकोनॉमिक, वो इतने आपके डेली लाइफ के एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हैं तो आपके दिमाग में रिटेन हो जाता है। बाकी एनसीईआरटी बहुत अच्छा सोर्स है, एक इंडिया वाली आती है और एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वाली है, हिंदी में मुझे नहीं पता मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को क्या कहते हैं, आप लोग ढूंढ लीजिएगा, यही सब होता है उसमें, मैक्रो इकोनॉमिक मतलब मोटा होता है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, एक माइक्रो होती है। मैक्रो में जो पूरी कंट्री के हम मोटे मोटे इंडिकेटर्स को देखें, उससे हमारा अर्थव्यवस्था काम है, उसकी एक किताब है 11वीं या 12वीं की, मुझे याद नहीं है, एक इंडिया पे है और एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की, उसकी हिंदी वाली एनसीईआरटी, दोनों बहुत अच्छी किताबें हैं, बिल्कुल डिटेल में फॉर्मूले वाला एक चैप्टर है, उसमें नहीं जाना है, बाकी जो शुरू में है कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके प्रोडक्ट मेथड है, इनकम मेथड है और एक और मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड है, वो चीज़ें आपको वहाँ से अच्छे से मिल जाएगी तो समझ भी आता है, ठीक है। नहीं आता है तो मृणाल सर के वीडियो बहुत अच्छे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आम बोलचाल की भाषा में समझाते हैं, मैं रिकमेंड करूँगी, मैंने वहाँ से। और किसी को कोई क्वेश्चन? प्रीवियस ईयर के लिए क्या करें, क्वेश्चन कहाँ से? प्रीवियस ईयर के बेटा मार्केट में किताबें खरीद सकते हो, मैं मृणाल पढ़कर तो नहीं है फाइनेंशियल, है ना, तो बाजार में बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा ऑथेंटिक सोर्स खरीदना, एक मृणाल की भी आती है कंपैरिजन, हिंदी में है नहीं है वो मुझे नहीं पता है, हिंदी है देखो ये बच्ची बता रही,
चलती है। लेकिन हाँ, फैलावे में मत पड़ जाना कि वो बच्चा वो पढ़ रहा है। आपको अपने आप पे भी विश्वास होना चाहिए कि हाँ मेरा इस चीज़ से ये टॉपिक कवर हो जा रहा है, तो मैं फलानी पे नहीं जाती। अगर नहीं समझ में आ रहा तो जा सकते हैं, वरना एक बुक और एक सोर्स पे स्थित रहिए। ठीक है, तो ये एक बता रही है पीडीएसएमडी ये आती है। नहीं तो जल्दी जल्दी रिवीजन टाइप का करना है तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हो गए आजकल। एक कोई पकड़ लो, सारे मत पकड़ते। ठीक है, एक कोई पकड़ लो, वो टॉपिक वाइज एक कौन सा है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करके एक है, वो हिंदी में भी कराते हैं और इंग्लिश में भी कराते हैं। तो हिंदी में उनके सबके पीवाईक्यू के वो बने हुए वीडियोस, आप उनके चैनल पे जाके देखिए, सबके बने हुए। ठीक है, टॉपिक वाइज बने हुए हैं, सब्जेक्ट वाइज बने हुए हैं, ईयर वाइज बने हुए हैं, उसका यूज कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा यूज। ठीक है, कुछ कुछ कमियां हो सकती हैं, पर किसी को इस बात पे जज नहीं करना चाहिए कि एक उसने वो आंसर गलत बता दिया था तो पूरा उसे कुछ नहीं आता। ये थोड़ी सी सोच कर सकते हैं कि कहीं ना आपसे भी मानवीय गलतियां हो सकती हैं, मैं भी यहाँ बता रही हूँ कुछ गलतियां हो सकती है। ठीक है, तो आप उसको छोड़ के जो उन्होंने अच्छा दिया है उसको आप यूज करें। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो गया रिजल्ट? और कोई सवाल इस पर? एनसीईआरटी को पढ़ा है आज तक? क्या दिक्कत आ रही है बताओ, ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा सिक्स से 12 तक समझनी पड़ती है। 6 से 12 अगर तुम्हारी बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तब पढ़ती, वरना तुम्हारे लिए 9, 10, 11, 12 काफ़ी है। और अगर तुम साइंस साइड से हो तो मेरे हिसाब से तो 11, 12 ही काफ़ी है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड उसी में रहा होता है ना। 10 तक तो सबने पढ़ी है। आप लोग कौन सी बोर्ड से? बोर्ड में भी अच्छी किताब है, देखिए कोई बात नहीं। 6 से 12 तक सब नहीं पढ़नी होती है, वो आपको एक बैकग्राउंड बनाने के लिए पढ़ने के लिए बोलते हैं। ठीक है, कि इस चीज़ से ये अब आपको वो टॉपिक जो है 6th में भी मिलेगा और 12th में भी मिलेगा। 6th में उसका मोटा मोटा ले देते हैं, 12th में उसको थोड़ा खोल देते हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से तो 9वीं 10वीं अगर आपने एक बार देख लीजिए, आपको लग रहा है मैंने क्या किया था, एक पन्ना लिया, A4 शीट, उसको 3 भाग पर डिवाइड, मान लो मेरा ये बहुत छोटा है, इससे मैं 2 भाग में कर लेता। उसके बाद मैं पॉइंटर लिखती थी, मैंने ये टॉपिक कवर किया। जैसा आपका सिलेबस होता है तो कंसाइज आप एक टॉपिक पढ़िए, उसके मोटे मोटे पॉइंट्स उस पर लिख देते हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ा है तुमने? सौर मंडल। क्या टॉपिक थे उसके अंदर? क्या था? तुम रिकॉल नहीं कर पा रहे ना, यही दिक्कत है, इसको हटाना। आपने तुरंत पढ़ा, उसके मोटे मोटे टॉपिक्स यही लिख दिए, पूरी डिटेल नहीं लिखनी है। इसके अंदर मैंने ये पढ़े। ठीक है, सौर मंडल में तुमने प्लैनेट्स पढ़े होंगे, तुमने सन के बारे में पढ़ा होगा, है ना, अपनी अर्थ के बारे में फिर डिटेल में पढ़ा होगा, कब बनी कब नहीं बनी, है ना, कितने टाइप बनी, उसकी शेप क्या है, नहीं पढ़ा ना। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, मीटेरॉइड्स क्या होते हैं, और क्या पढ़ा, गैलेक्सीज क्या होती हैं, ठीक है, इनका डिफरेंस क्या होता है, मीटियोइड्स, मीटियोर्स, मीटियोराइड्स, ये सब मोटी मोटी बातें तुमको ऐसे लिख लेनी है, कितने प्लैनेट्स हैं हमारे, कितने क्या है। ठीक है, समझ ले, कुछ आया, याद आया कुछ, क्या पढ़ा था, इसकी
इसकी कोई लॉ पढ़ी हो, अगर केपलर्स लॉ है पता नहीं, इसमें फॉर्मूला पढ़ रही है देखो तो मुझे। तो अभी हम टॉपिक्स जैसे विंड्स कवर करेंगे यार। विंड्स पढ़ाया हुआ है पहले, बताओ। तो एक तो यार सबसे पहली बात, जब क्लास में आया करो ऐसे मुंह उठाते मत चले आया करो, देख के आया करो कि क्या पढ़ाने वाले हैं, उसमें क्या है, ठीक है। बस सो के उठे और आ गए, आज तो कुछ प्रवचन चलेगा। इसकी एक क्लास मैंने सुना है हो चुकी है, उसने क्या पढ़ाया था, एटमॉस्फेयर पढ़ाया था, है? तुम बताओ। मैं देखो ये हालत है, आए नहीं हूँ, पेपर चल रहे हैं मेरे ना। किसी से पूछा क्या पढ़ाया? नहीं पूछा, तुमने पूछा? लो मैं पढ़ाई थी, क्या पढ़ाया था? प्रवाल बुद्धि के बारे में है, प्रवाल बुद्धि के बारे में। ओरल लीव, ओरल। इसके अलावा अच्छी कोई क्लाइमेटोलॉजी में नहीं ओशेनोग्राफी, ओशेनोग्राफी पढ़ाई है। क्लाइमेटोलॉजी का कोई क्लास नहीं। क्लाइमेटोलॉजी है। अच्छा क्लाइमेटोलॉजी पता है सबको क्या होता है? जलवायु। जहाँ पे इंग्लिश समझना है प्लीज मुझे बता दो, मैं देख के बता दूँगी, आपके जो कलीग्स हैं वो बता देंगे, ठीक है। मेरी थोड़ी हिंदी वाली परिभाषाएं कमजोर है क्योंकि मेरी पढ़ाई अंग्रेजी में है, तो एक लगता है। क्लाइमेटोलॉजी में हम जलवायु कैसी है, किससे बना है, जल है ना। इन दोनों का समन्वय होता है तो कुछ कुछ घटनाएं घटित होती पृथ्वी के ऊपर, जिससे हमारे क्या मौसम बनते हैं और हवाएं बनती हैं, बादल बनते हैं, उनसे कुछ कुछ बदलाव होते हैं, बारिश होती है, वो सब हम किस में पढ़ेंगे, इसी के। वैसे तो हवाएं सोच के आई थी, हवाएं पढ़ाऊंगी टॉपिक, लेकिन आपका बिल्कुल भी बेस अभी शुरू नहीं हुआ है, तो मैं थोड़ा सा वायुमंडल के बारे में बता दूं। वायुमंडल जब आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो वायुमंडल क्या होता है कि जैसे ये आपकी पृथ्वी है, इसके ऊपर जो हम हवा में सांस ले रहे हैं वो सब का जो समागम है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, अब ये वायुमंडल एक बिल्कुल एक सा नहीं है सब जगह, इसकी ये मान लो आप आपकी पृथ्वी की सतह है, इससे आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हवा का घनत्व जो है कम और बढ़ होता रहता है, ठीक है। उसके अलावा तापमान भी घटता और बढ़ता रहता है, ठीक है। उस सब की स्टडी हम किसमें करते हैं, ठीक है। अब कैसे कैसे होता है मुख्यतः
सबसे पहले ये वायुमंडल बना कैसे, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि मैं आज ये पढ़ा के नहीं रही हूँ। आपको चाहिए अगर समझ में आ रहा हो तो एक क्लास में और ले लूँगी, उसमें पढ़ा। ठीक है, अभी मैं मेनली बताती हूँ कि जो अर्थ से 10,000 किलोमीटर के आप ऊपर जाएं तब तक इसको हम वायुमंडल के अंदर गिनते हैं। 10,000 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद जो है हवा का घनत्व तो इतना कम हो जाएगा, उसको हम वैक्यूम काउंट करते हैं। वैक्यूम मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है और गैस के पार्टिकल्स भी नहीं है। ठीक है, और 50% जो है ये हवा होती है। हवा का कुछ दबाव होता है, उसका वजन भी होगा जी, सब सहमत है? ठीक है, उसका जो 50% वजन जो है वो सिर्फ 5.6 किलोमीटर की जो है रेंज उसमें ही आ जाती है। रेस्ट 5.6 से लेके आप 10,000 किलोमीटर तक जाएं तब इतनी कम हवा है, बहुत ही दूर दूर रहेंगे पार्टिकल्स, डेंसिटी उसकी बहुत कम है, उसका वजन जो है रेस्ट में होगा। और 99% ऑफ एटमॉस्फेरिक मास इज विदिन द फर्स्ट 40 किलोमीटर्स ऑफ द सी लेवल। सी लेवल से जब आप 40 किलोमीटर तक जाएंगे तभी आपका जो है जो पूरे वायुमंडल का भार है, भार जो है वो सिर्फ 40 किलोमीटर में ही एल्टीट्यूड 99% ऑफ मास। अब इस वायुमंडल को अच्छे से पढ़ने के लिए हम इसे कई विभाजन करते हैं। ठीक है, उन विभाजन को इसमें एक तो आप तापमान के उससे माप लें, टेम्परेचर हो गया, और दूसरा आप किसके उस पे कर सकते हैं, इसके कंपोजिशन, यानी कि किस किस उससे बना है, कौन कौन सी बनावट। ठीक है, तो हम जब तापमान के उससे मापते हैं तो पहला होता है हमारी लेयर कौन सी, ट्रोपोस्फियर, दूसरी स्ट्रेटोस्फियर, तीसरी मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर। ठीक है, लिखवानी है आप लोग को कि नहीं सब लोग बताओ, जिसको लिखनी है हाथ उठाए, ये तो मोटा मोटा बता दो। ट्रोपोस्फियर में आपका तो जो सबसे पहला ट्रोपोस्फियर है, इसमें हाइट के साथ आपका टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। ऐसा क्यों होता है? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं? इंग्लिश वाले टर्म समझ नहीं आ रहे? ट्रोपोस्फियर पे क्यों होता है बता दीजिए। इसका ऑक्सीजन का लेवल आप तापमान स्थिर रहता है। और कोई ट्रोपोस्फियर देखो, जो पृथ्वी है
इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। वो नीचे की लेयर से इंक्रीज, ऊपर की साइड ये आपका सन, ये आप क्या है अर्थ। तो यहाँ से जब प्रकाश आता है तो हमको ऐसा लगता है कि ये एक प्रकाश से जो है वो धरती गर्म होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। जो यहाँ पे रेडिएशन आती है उनसे धरती की सतह गर्म होती है। सतह गर्म होती है तो यहाँ से एक बाहर की तरफ रेडिएशन निकलती है, ठीक है। तो ये रेडिएशन जो होती है थर्मल रेडिएशन बोलते हैं इसको। इससे जो तुम्हारी जलवायु है, जो हवा है, वो गर्म होती है। जो ये वाली रेडिएशन आ रही है ये लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी की रहेंगी, इसमें गर्मी नहीं रहती है, ठीक है। जो ये वाली निकलती है इनका तापमान हाई होता है और इनसे जो है वायुमंडल गर्म होता है। तो इसलिए जो ट्रोपोस्फियर है वो सतह के सबसे करीब है, इसलिए यहाँ से हम हाइट से ऊपर जाते जाएंगे तो जितना हम हिल एरियाज पे जाते हैं आपने देखा होगा वहाँ पे ठंडक रहती है, क्योंकि वो जमीन से ऊपर की तरफ है वाइट। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट होता है कि जो ये वाली है इसमें लो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ कम होती है और हाई फ्रीक्वेंसी होती है, जिसकी वजह से अच्छा साइंस बैकग्राउंड के में तो समझ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पता है। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ आइडिया है? अच्छा स्पेक्ट्रम का आइडिया है? कितने लोगों को स्पेक्ट्रम पता है क्या होता है? साइंस एंड टेक की कोई क्लास हुई? ठीक है, अभी हम टॉपिक पे रहते हैं, अगर वो पढ़ाऊंगी तो फिर बताए जाएंगे, ठीक है। तो अभी ऐसा समझ लो आप कि जो धूप आ रही है वो गर्म इतनी नहीं होती है, लेकिन उसकी वजह से जब ये सतह गर्म हो जाती है, काफ़ी देर तक पड़ती है, तो यहाँ से जो रेडिएशन निकलती है उसकी वजह से हवा गर्म होती है। जो डायरेक्ट हवा में अगर आप धूप डालेंगे तो वो हवा गर्म नहीं होगी, ठीक है। जैसे आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट सुना है? हाँ, उसमें क्या होता है कि जैसे ऊपर से जब धूप पड़ती है वो तो अंदर चली जाती है लेकिन वापस नहीं जा पाती। ऐसा क्यों होता है कि जब धूप आ रही है उसमें जो है पार्टिकल्स बहुत पास ऐसे रेडिएट हो रहे होते हैं, और जो वापस इससे रेडिएशन बाहर आएगी उसमें ऐसा। तो ये वाली जो है, जब एक आप ग्लास के अंदर, जैसे आप कार में बैठे हो कभी तो देखा हो धूप में गाड़ी खड़ी रहती है तो एकदम से जलने लगती है, वो ऐसा इसलिए होता है कि धूप अंदर आ तो जाती है लेकिन उसकी गर्मी से जो गर्म पैदा होता है वो बाहर नहीं जा पाती, इसकी वजह से अंदर का तापमान बढ़ने लगता है, ठीक है। तो वही सिचुएशन यहाँ पे बनती है। यहाँ पे ये जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, क्योंकि ये सतह से दूर है इसलिए यहाँ पे ऐसा रहता है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन क्यों? यहाँ पे उल्टा होने लगता है, यहाँ पे ओजोन वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस वाली में सबसे ज्यादा ओजोन रहती है। ओजोन के होने की वजह से जो निचली सतह है वो गर्म रहती है और ऊपर जैसे जैसे आप जाते जाएंगे नीचे जो है यहाँ पे ठंडा होता है और ऊपर जाते जाएंगे तो गर्म होता रहता है। विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर जो है इंक्रीज होगा, और मेसोस्फीयर में क्या होगा, हाइट बढ़ेगी फिर टेम्परेचर कम होगा। यहाँ पे विद हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस, यहाँ पे विद हाइट टेम्परेचर इंक्रीजेस, यहाँ पे विद हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस। ये सब आपको डिटेल में एनसीईआरटी में अच्छे से दिया है, आप वहाँ से एक बार इसको पढ़ के जाके दोबारा से रीड करोगे सब समझ में आएगा।
थर्मोस्फीयर में उल्टा होता है, विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगता है। इसी तरह से अब हम कुछ आपको कॉन्सेप्ट में बता दूं। इस टेम्परेचर घटने और बढ़ने की दर को क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल लैप्स रेट। जैसे ये फिक्स रहता है 2 से 10 डिग्री 2 to 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। एनवायरमेंटल लैप्स रेट। सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? लैप्स का हिंदी में मतलब होता है घटना, और किसके साथ घटना? हाइट के साथ। जैसे जैसे आप हाइट में जाएंगे इतना इतना तापमान जो है आपका, कितने 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो 2 से 10 सेंटीमीटर डिग्री के बीच में घट जाएगा। एक होता है नॉर्मल लैप्स रेट, लिख लो, ये पढ़ लेना। एनवायरमेंटल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट की वैल्यू होती है 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। एक टेम्परेचर इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है? जैसे हम ट्रोपोस्फियर में देख रहे थे कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे तापमान कम होता जाएगा, लेकिन स्ट्रेटोस्फियर पे जब आप पहुंचेंगे तो वहां पे स्थिति उलट हो जाएगी। उसको कहते हैं, जैसे हाइट से आप ऊपर जाएं और तापमान भी बढ़ता जाए। ऐसा 3 कंडीशंस में होता है, वो 3 कंडीशंस भी इम्पोर्टेंट है, तो आप लिख लीजिए चाहे तो। क्या हुआ? दिक्कत है? तो your question? एक तो ट्रोपोस्फियर पे होता है, एक आपने देखा होगा जब ठंडियां बहुत बढ़ जाती है दिसंबर और जनवरी में, तो जो रात का समय होता है उस समय जमीन बहुत ठंडी हो जाती है 0 डिग्री। या फिर रेगिस्तान की जगह राजस्थान में कोई गया हो कभी तो ऐसा सुना होगा कि रातें बहुत ठंडी होती है। तो वहाँ पे क्या होगा, जब जमीन बहुत ठंडी हो जाती है तो यहाँ की जो हवा है सागर संगीत है, वो भी बहुत ठंडी हो जाती है, और ऊपर इसकी जो हवा रहेगी वो गर्म रहेगी। और ये हो गई तुम्हारी ठंडी। तो ये जो नॉर्मल कंडीशन होती है ना, नीचे गर्म होनी चाहिए और ऊपर ठंडा होना चाहिए, उसके उलट है, तो इसको कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन वाली कंडीशन। और एक तीसरी कंडीशन क्या होती है, हिल और वैली वाले एरिया। आपने सुना होगा जैसे ठंडी हवा रात में, ये चीज जो है सन नहीं होगा तो ये बहुत ठंडी हो जाएगी, इसकी वजह से यहाँ की जो हवा है बहुत ठंडी हो जाएगी। और ठंडी हवा का भार जो है गर्म हवा से भारी होता है, नमी ज्यादा होती है। हाँ। तो जब ये इसका वजन ज्यादा है तो ये हाइट पे है, तो ये वजन ज्यादा है तो ये सोचेगी कि नीचे चले, तो जब ये नीचे आएगी तो यहाँ पे ठंडा हो जाएगा और यहाँ वाली हवा जो है वो गर्म रहेगी। तो ये भी उल्टी सिचुएशन होगी। ठीक है, ये सवाल आते हैं इसलिए मैंने कहा। उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक भी आते हैं। विंड्स का बेसिक मैं आइडिया बताऊंगी कि कैसे हवाएं चलती हैं, मैकेनिज्म क्या है।
इसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए, किसी भी टॉपिक का डेफिनेशन, ठीक है। कौन पूछ रहा था नोट्स कैसे बनाना? सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ना ना बेटा, तो सबसे पहले क्या होता है, परिभाषा क्या है, ठीक है। तो विंड्स में हम सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। परिभाषा क्या है कि हवा का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। अब जा तो वो दो तरह से सकती है, या यहाँ से यहाँ चले जाए, या ऊपर से नीचे, या नीचे से ऊपर, है ना। तो इंग्लिश में इसके दो तरीके होते हैं। दूसरा आ जाएगा टाइप्स, प्रकार। यहाँ हमने पढ़ लिया हवा का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। प्रकार हो गया, हम कहते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ऊपर से नीचे, इसको आप हिंदी में क्या कहते हैं वर्टिकल? किसी को आइडिया? समझ जाओ, अपना टर्म्स देख लेना। वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, और हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा ऐसे, ठीक है, लेट आउट। शायद बेड़ा और खड़ा ऐसा कुछ कहते हैं, ठीक है। तो अब इस वाले को हमारे यहाँ क्या कहते हैं, ज्योग्राफी में क्या कहते हैं, करेंट्स। जब ऐसे ऐसे हवाएं चलेंगी तो उनको हम करंट्स कहेंगे, और ऐसे ऐसे चलेंगी तो उनको विंड्स कहेंगे। तो विंड्स और करंट्स में ये डिफरेंस है, ठीक है। हवाओं के नाम कैसे रखे जाते हैं? तो इंडिया में मुख्य हवाएं जो चलती हैं, नाम सुने हो आप लोग? लू, लू तो लोकल हो गई। पूर्वाई सुनी होगी, हाँ ये कैसे नाम चले? पूर्वा कहाँ से चलती है? पूरब से। तो जहाँ से उसकी ओरिजिन होगा, मतलब मान लो पूरब से चलने वाली हवा पश्चिम में जा रही है, तो इसका नाम पूर्वाई होगा। और पश्चिम से अगर पूरब में जा रही है तो उसको पछिया कहते हैं, ठीक है। इसी तरह इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट विंड्स, नॉर्थ वेस्ट विंड्स, साउथ वेस्ट विंड्स, तो मतलब वो साउथ वेस्ट से आ रही है। तो किसी भी हवा का अगर नाम दिया है तो वो उसके सोर्स कहाँ से आ रही है वो बताएगा, ठीक है, किस डायरेक्शन से आ रही है वो बताएगा। ये होगा, ये तुम्हारे मेन पॉइंट्स रहेंगे नोट्स में। पांचवा चौथा क्या रहेगा, फोर्सेस कौन कौन से एक्ट करते हैं जिसकी वजह से हवा चलती है। सब कर दूं, ये हो गया। फोर्थ है जिसको नहीं दिख रहा है, कौन कौन से दबाव की वजह से फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? बल। कौन से बल जो है वो एक्ट करते हैं कि हवाएं चलती हैं? इसमें मुख्यतः तीन है। एक होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, दूसरा कोरियोलिस फोर्स, और तीसरा फ्रिक्शनल फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स पीजीएफ कहते हैं। हिंदी में लिख दूं इसको?
PGF प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। दूसरा है तुम्हारा कोरियोलिस फोर्स। ये कोई साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की, ठीक है, उनके नाम पे पड़ा हुआ है। इसकी हिंदी में कुछ होगी फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? घर्षण। ठीक है, ये तुम्हारा चौथे पॉइंट में आएगा नोट्स में ऐसे, और अंदर की डिटेलिंग तुम्हें याद होनी चाहिए। डिटेल नोट्स तब क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एक एक करके समझ लेते हैं। ये पहले पढ़ा तो नहीं चुके? इसमें क्या होता है कि कोई होता है फोर्स जो उत्पत्ति का कारण होता है, ये मूल कारण यही है हवा के चलने का। इसमें क्या है, कोई एक पॉइंट है, मान लो ये लोकेशन है ए, ठीक है, ये लोकेशन है बी, यहाँ पे हवा का दबाव ज्यादा है, इसको कहते हैं हाई प्रेशर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे HP। ये है यहाँ पे हवा का दबाव कम है, ठीक है, लो प्रेशर लो, यहाँ हवा का दबाव कम है, यहाँ हवा का दबाव ज्यादा है। तो मूल नियम क्या होता है कि जहाँ ज्यादा है लो प्रेशर की तरफ जाए। किसी में भी देख लो, कोई तुम लोग को याद करने में दिक्कत हो, जो बाल्टी ज्यादा बड़ी है या फिर सामान जो है हाइट से नीचे ही गिरता है, तो ज़्यादा से कम की हो, ये मूल नियम है। तो हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ हवा चलेगी सतह। तो मान लो ये डायरेक्शन पूर्व है और ये डायरेक्शन पश्चिम है, तो इस हवा को क्या कहेंगे? समझ में आया सबको? दिक्कत? कोई क्वेश्चन? यहाँ तक कुछ समझ में परेशानी? एक यहाँ पे टर्म आता है आइसोबार। आइसोबार सुना है? हिंदी में कुछ और है? आइसोबार हिंदी में कुछ और है? आइसोबार ही बोलते हैं। अच्छा सांस लो सांस नहीं लेंगे आइसोबार क्या होता है कि जैसे मान लो ये 3-4 बिंदु लोकेशन है, तो हम क्या दे रहे हैं A B C D, इन सब पे प्रेशर यानी दबाव सेम है, तो इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, ठीक है, मान लो हवा यहाँ पे एक वो पॉइंट है, वो पॉइंट है, वो पॉइंट है, वो
एक सोची हुई काल्पनिक रेखा से जोड़ दे, उस रेखा को क्या कहेंगे? आइसोबार। ठीक है, इसका महत्व क्या है? आइसोबार से हम क्या दर्शाते हैं? ऐसे हमने कहा हाई प्रेशर, अब ये हाई प्रेशर का एक मान लो आइसोबार हो गया। इसी तरह से और भी होंगे, और भी होंगे। इन सब जगह पे मान लो एक हम ऐसा है नहीं, उसको काल्पनिक मान रहे हैं। यहाँ मान लो 1 पास्कल का है, यहाँ 2 पास्कल का है, यहाँ 3 पास्कल का है। तो इन सारे बिंदुओं पे जो है 2 पास्कल होगा। इन सारे बिंदुओं पे जो भी लाइन पे जो भी पड़ेंगे उन सब पे 1 पास्कल होगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं? तो ये जितने, इनको क्या कहते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि किसी स्थान के उसके सापेक्ष बढ़ने पे क्या चेंज आ रहा है किसी भी मानक में। ग्रेडियंट आप जहाँ भी वर्ड सुने उसका यही मतलब होता है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे तो किसी भी मानक में क्या चेंज आ रहा है। यहाँ पे प्रेशर में क्या चेंज आ रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, तो जहाँ भी ग्रेडियंट का वर्ड आएगा वो स्पेस के साथ आपका क्या डिफरेंस आ रहा है। तो जब ये ऐसे ऐसे चलेंगे तो इससे हमें पता चल रहा है कि इस जगह पे लो है और यहाँ से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हाई प्रेशर है। तो मान लो अगर हम सी पे खड़े हैं तो हवा कहाँ से कहाँ जाएगी? हवा का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? समुद्र से स्थल की तरफ है, समुद्र से स्थल की तरफ, सी की तरफ। एक ये मान लो एक, ठीक है, ये सी है। यहाँ पे 1 पास्कल है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है। तो बताओ हवा कहाँ जाएगी? सी से। ये जो आइसोबार्स होते हैं ना, इनके हमेशा परपेंडिकुलर ही हवा मूव करेगी। परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। समझ में आया? ठीक है, आइसोबार्स का यही है। आइसोबार सेम प्रेशर वाली लाइन हो गई, उसकी डायरेक्शन में कभी भी हवा मूव नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हमारी हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है और हाई तो आइसोबार के हमेशा जो है 90 डिग्री का कोण बनाती हुई हवा है। ठीक है, अब अगर कोई और फोर्स ये दोनों ना लग रहे हैं तो आपकी जो पृथ्वी है तो ये मान लो इक्वेटर है, तो यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर लो होता है हाई होता है? कौन बता पाएगा? लो होता है। सब लोग सहमत है? लो है? लो। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, समझाएं। किसी को कोई दिक्कत? सबको क्या पता है? अच्छा बेटा क्यों होता है? भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है जो इस पर लंबवत है। ये सब पढ़ चुके हो नहीं पढ़ चुके हो? पढ़े लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब पढ़े? पढ़े। क्योंकि हम मानते हैं कि जो सूरज है वो डायरेक्ट इस पे पड़ रहा है तो यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी होगी। सबसे ज्यादा गर्मी होगी तो हवा जो है गर्म होकर ऊपर की ओर भागेगी ना, तो उसका दबाव कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा। और यहाँ पे अगर इतनी दूरी पे आ रही है पोल्स पे क्या होगा? ठंडी होगी हवा ना, और ठंडी होगी। तो ठंडी होगी, ठंडी हवा भारी होती कहाँ आएगी? नीचे की ओर। तो यहाँ हाई प्रेशर
लेकिन ये आइडियल तो कुछ होता नहीं, तो इसके बीच में कोई आ जाएगा, उसको अपनी मार्ग बदलना पड़ेगा। अगर पृथ्वी स्थिर होती तो ये कंडीशन हो सकती, लेकिन पृथ्वी हमारी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है अपने एक्सिस कक्ष में भी कर रही है और अपने धुरी पे, अपनी धुरी पे भी घूम रही है। ये एंगल पता है कितना होता है? पृथ्वी का एक्सिस कितना है, कौन बता पाएगा? हाँ तो 360 है। 23.5 डिग्री। 23.5, ये 23.5 होगा। इसको 90 डिग्री। 90 डिग्री नहीं, ये 90 डिग्री, ठीक है। वर्टिकल से इसका एक्सिस होता है 23.5। बहुत बेसिक है, इनको सीख लो। 66.5, मतलब ये कहते हैं ये फ्री के सवाल, और ये आते हैं एमसीक्यू में, ये भी आते हैं, ये मत सोच के चले जाना ये नहीं आएंगे। ठीक है, तो वर्टिकल यानी कि ऐसे 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 देखेंगे तो अर्थ क्या है, टिल्ट है 23 डिग्री, 23.5, और नीचे से देखेंगे इक्वेटर पे तो 66.5 डिग्री। यहाँ पे लो प्रेशर था, यहाँ हाई प्रेशर था। जब स्टैटिक कंडीशन यानी कि जो पृथ्वी है वो स्थिर होती है अपनी जगह पे, तो आइडियल तुम्हारा यहाँ पे लो प्रेशर यहाँ होता है, ऐसे हवाएं मूव करती रहती। लेकिन क्योंकि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पे भी चक्कर लगा रही है, उसकी वजह से क्या फोर्स जनरेट होता है, कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स का नाम रख लो। कोरियोलिस फोर्स में क्या होता है कि जैसे आप अपना खुद को घूम के देखिए तो आपको लगेगा कि कहीं भागे जा रहे हैं। वो जो बल लग रहा है उसका एक सेट तरीका है कि इस जगह पे इससे ऊपर जाएंगे तो इसको ये राइट टर्न करेगा, यहाँ से नीचे आएंगे तो ये लेफ्ट टर्न करेगा। ठीक है, हवा के बारे में बात हो रही है, सब पे लागू हो रही है। ठीक है, पृथ्वी कैसे घूमती है, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट। क्वेश्चन से पूरा कीजिए। सब सहमत है? यस। ऐसे घूम रही हूँ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे तो हमारी जो हवा है लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जो जा रही थी, सॉरी मैं पिछले डायग्राम में गलत बना दिया, यहाँ से यहाँ आएगी, किसी को बताया। अब जब यहाँ से यहाँ आएगी हवा, तो अब क्या कह रहे हैं, हवा की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ फेस है। उत्तरी गोलार्ध में मैंने क्या बताया कि कोरियोलिस फोर्स से क्या होगा, हमारे दाहिनी ओर मुड़ जाएंगे। राइट, दाहिनी ओर। ठीक है, तो हवा वहां से चल रही है, तो दाहिनी ओर मुड़ेगी तो ऐसे आएगी ना। सही है, सब सहमत है, समझ आ रहा है? क्या हुआ, पीछे आ समझ आ रहा है? नीचे से ऊपर की ओर जाएगी
किधर मुड़ेगी? बाई ओर। ठीक है, ये आइडियल कंडीशन है। इसको क्या कहते हैं? मॉडिफाइड फोर्स। वो थी ओरिजिनेटिंग, मतलब कि उत्पत्ति वाली, और ये क्या है जो उत्पत्ति हो चुकी है उसको उसका राह बदल रही है। ठीक है, बेसिक बेसिक बता रही हूँ, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी 3 तरह की बेसिक हवाएं बनेंगी। तीसरा है फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये क्या है? हवा जो है पृथ्वी की सतह पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जा रही है, लेकिन बीच में एक साथ तो है नहीं, कहीं पहाड़ आ गए, कहीं समुद्र आ गया, कहीं वैली आ गई, कहीं हिल आ गया, कहीं नदी आ गई, इस यहाँ से आ रही, इस पे टकराव हुआ। इस सब चेंजेस की वजह से जो लोकल विंड्स जनरेट होती है, इस वजह से इसको भी हम लेते हैं। ठीक है, अब मेन हम समझ में आ गए ये तीनों फोर्स। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? आपको लग रहा होगा मैं बार बार टाइप्स बता रही हूँ और अलग अलग बता रही हूँ, तो वो डिफरेंस कैसे होता है कि बेसिस क्या है आपका प्रकार बनाने का। पिछली बार जो हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बनाया था उसका बेसिस ये था कि डायरेक्शन कैसे होगा, है ना। अब ये वाला जो हम प्रकार बता रहे हैं, ये हम किसके बेसिस पे बता रहे हैं कि कितने एरिया को कवर करती हुई विंड चलती है। एक हो गई तुम्हारी प्लैनेटरी विंड्स। प्लैनेटरी यानी कि पूरे अर्थ को, पूरे पृथ्वी को कवर करने वाली जो मेजर 3 हवाएं होती हैं, उसके अंदर आ जाएगी तुम्हारी ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, प्लैनेट है, यानी कि पूरी हमारी पृथ्वी को कवर करने वाली अगर हम मुख्य 3 हवाएं देखें तो ट्रेड विंड्स होती है, एक वेस्टर्लीज होती है और एक पोलर। पोलर यानी कि जो पोल पे चले, और कुछ हो गई हमारी लोकल विंड्स। यहाँ पे जैसे आपने अभी हमको बताया था कौन सा लू, लू हर जगह नहीं चलती, हर लोकल है, भारत में ही चलेगी बस। इसी तरह से और हर देश की अपनी लोकल विंड्स होती है। तो यहाँ पे बेसिस क्या हो गया, कितना एरिया कवर कर रही है, विस्तार। लू हो गई, माउंटेन एंड वैली ब्रीज को जैसे हम
पहाड़ पर्वत और वैली को क्या कहते हैं? घाटी। घाटी। इसी तरह से और अपने नाम सुने होंगे, हर देश की, हर कॉन्टिनेंट की अपनी लोकल विंड्स हैं। इनके नाम बहुत पूछे जाते हैं। ये आपको लिस्ट दी हुई है हर किताब में। वो आप कंट्री कहाँ, लोकेशन और ये कहाँ चलती है, प्रीलिम्स में बहुत पूछते हैं, स्पेशली यूपीपीसीएस। ठीक है, भारत की भी 3-4 लोकल विंड्स हैं। इसमें लू हो गई, साउथ में आपकी काल बैसाखी हो गई, और 2-3 नाम है। एक कॉफी वाली जगह पे होती हैं। कुछ हवाएं जो हैं किसी किसी फसल के लिए बहुत अच्छी होती हैं, और कुछ हवाएं जो होती हैं किसी फसल को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। ये सब आपके एनसीईआरटी में देखा है। अच्छे से पढ़िए इस पार्ट को, 2-3 बार पढ़िए तब समझ आएगा। ठीक है, जैसे मैडम हमारे यहाँ जैसे चिनूक हुई, नॉर्वेस्टर हुई हवा, तो कैसे प्रकार की हवा, मतलब लोकल में से काम करें या ऐसे लोकल में मिलेगी अपने देश में। नहीं अपने यहाँ में तो ये मिल प्लानिटरी में पूछेगा 3 आएंगी। इनके अलावा जो भी हैं वो लोकल। चिनू काफी कहाँ बहती है? रॉकीज माउंटेन्स, है ना? नॉर्वेस्टर चिनू हो को गई कहते हैं स्नो ईटर। इसमें एक और बाइफरकेशन है तापमान के हिसाब से, ठंडी हवा और गर्म हवा, है ना? कुछ हवाएं होती हैं जैसे लू है, गर्मी में बहती है, गरम गरम का पेड़ लगता है। वैसे ही जो चिनू की बता रहे हैं वो भी गर्म हवा है। कुछ हवाएं होती हैं वो बहुत ठंडी होती हैं, वो किताब में दे रखी है, वो ठंडी क्यों है और वो गर्म क्यों है, कहाँ बह रही है उस हिसाब से, और किस सीजन में बह रही है उस हिसाब से। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की है ब्रिक फील्डर, ये सब यूपीपीसीएस में बहुत आता है। जैसे न्यूजीलैंड की है नॉर्वेस्टर, हाँ, तो ये इसको गर्म वायु गर्म है, ठंडी। न्यूजीलैंड की नॉर्वेस्टर है, वो शायद ठंडी है, मुझे पता नहीं है, मैं confirm करती हूँ। ये आप लिस्ट बना लो। इन चीज़ों को बहुत फैक्चुअल है, ये आपको लिख के ही रटनी पड़ेगी अपने दिमाग में, जैसे ये लगे ऐसे लगा लो और सुबह शाम उठ के बैठ के जब तुम्हारा ये ऐसे याद नहीं रहेंगी। कॉन्सेप्ट मैं समझा दूंगी तो थोड़ा हेल्प हो जाएगी बस। ठीक है, जैसे पर्वत और घाटी की हवा अभी हमने पढ़ी थी ना, तो पर्वत से मेनली जो है ये जब ठंडी हो जाती है बहुत, तो माउंटेन से नीचे भारी हवा नीचे आ रही होती है, तो ये कोल्ड होती है, यानी ठंडी होती है। और एक और चीज होती है, वो होती है एडियाबेटिक फोर्स। क्या आप मिलने की रट लो, ज़्यादा डीप में जाओगे उसका मतलब नहीं है। अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल होता तो मैं बता, और आपको आना नहीं है इसमें, ज्योग्राफी ऑप्शनल होता तो ज़्यादा पढ़ो, वरना इसको फैक्चुअली रट लो, ज़्यादा इसकी जरूरत नहीं। ये वाली मैं समझा देती हूँ। ये मेन लोकल विंड्स में यूपीपीसीएस में बस यही सवाल आता है कि कौन सी हवा कहाँ बहती है और कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है, ये आपको याद करना पड़ेगा। उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो ज़्यादा पीछे नहीं पड़ेगा, तो रट्टा मारो आगे। ट्रेड विंड्स, व्यापारी व्यापारी व्यापार, किसी को पता है इसकी स्टोरी है? क्यों कहते हैं व्यापारी को? बताओ। तो ऐसा था पुराने काल में, इसमें क्या होता था, जो व्यापारी होते थे समुद्र से आते जाते, उसकी अरब वाली है, जो अरब वाले हैं ना,
ये आपका हो गया अरब सागर। इंडियन ओशन। तो यहाँ से जब ये व्यापारी आते थे तो ये वाली हवाओं की वजह से इनकी नावें चलती। पुराने आपने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन वगैरह कुछ देखा हो, मूवीज देखी हो, वो ऐसे मास्क टानते हैं तब हवाएं चलती हैं, उसके सहारे से जहाज मूव होता है। वो सब इन्हीं हवाओं की वजह से होता है। वो हवा के डायरेक्शन के बेस पे अपनी नावें चलाते थे और उनका सीजन होता था कि किस सीजन में हम वहाँ पहुँचता है। ये सब कैलकुलेटेड था, ठीक है। इन्हीं लोग ने मोस्टली इनको डिस्कवर भी किया, मानसून विंड्स को इनके हैं। अरब कोई है अभी मुझे नाम नहीं आ रहा, तो इसलिए इन्हें व्यापारिक हवाएं कहते हैं। ये स्टोरी है इसके पीछे। मेरी कहाँ चलती है वो नहीं। हमारी इक्वेटर हुई, इसका नाम बताओ क्या कहते हैं इसको? और इस वाली को मकर। ये मकर रेखा नहीं, आर्कटिक रेखा। 66.5 पे तो मुझे आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है। तो अब अरब वाली जो कंट्रीज हैं, ठीक है, यहाँ से जो हमारे क्या है, यहाँ पे हमारा लो प्रेशर, यहाँ पे हमारा हाई प्रेशर। तो मेनली जो है हाई प्रेशर कहते हैं। हाई से लो की तरफ हमारी हवाएं चलेंगी। ये 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ की तरफ, यहाँ से यहाँ चलेंगी, यहाँ से। आइडियल कैसे आनी चाहिए थी? नॉर्थ टू साउथ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से, लेकिन ऊपर से नीचे आते टाइम ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है, तो यहाँ पे कहाँ टर्न होगा कोरियोलिस फोर्स की वजह से? राइट होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए? जमीनी। ऐसे आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे घूम जाएगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ से ऐसे आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ कैसा टर्न होगा? बाईं तरफ। ठीक है, इनको ये वाली जो विंड्स होती है जो ट्रेड में, व्यापार में हेल्प करती थी, वो हम कहते हैं ट्रेड विंड्स। और इसके बारे में ये इसी के बीच में चलेंगी 23.5, 23.5। चूंकि ये किधर की तरफ इनका डायरेक्शन लग रहा है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो ये यहाँ से यहाँ जा रही है। कहीं कहीं तो इतनी डायरेक्शन इनकी कोरियोलिस फोर्स ज़्यादा होता है कि ये बिल्कुल ऐसी ऐसी हो जाती है। तो ये कहाँ से कहाँ की तरफ है? ईस्ट से वेस्ट है, वेस्ट से ईस्ट है, ईस्ट से वेस्ट हुई, ईस्ट से वेस्ट हुई,
ईस्टर लीव्स। समझ में आया डायरेक्शन क्यों पढ़ा रही थी मैं? ठीक है, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो फटाफट। अब ये 23.5 यहाँ पे क्या है? हाई प्रेशर। अच्छा, ये हाई प्रेशर लो प्रेशर बीच वाले कहाँ से आए, ये समझ में आया कि नहीं? बता दूँ एक बार, अभी ऐसे ही देख लो, पहले ये हवा स्टडी समझ लेते हैं, उसके बाद ये बता दूंगी दो कहाँ से आए। ठीक है, अभी क्या है, ये वेस्टर्लीज यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, ऐसे जानी चाहिए थी यहाँ की तरफ, लेकिन हमारी अर्थ कैसे घूम रही है? घूम रही है। ये क्या है? नॉर्थ पोल, नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी अर्ध गोलार्ध है। तो यहाँ कहाँ टर्न होगा? राइट को। समझ में आया? कोई डाउट? ऐसे ही नीचे ऐसे होना चाहिए था, लेकिन इसकी वजह से लेफ्ट टर्न लेगी। ये कहाँ जा रही है? हम वेस्ट से ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट जा रही है ना, तो इसलिए इनका क्या नाम है? वेस्टर्लीज। वेस्ट से ईस्ट जा रही है, इसलिए इनको कहते हैं वेस्टर्लीज। ठीक है, और इसी तरह ये पोल्स वाली, ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है। हाई से लो ऐसी आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ से राइट टर्न हो जाएगा। कोरियोलिस फोर्स के बारे में एक चीज मैं बताना भूल गई, जो मिनिमम होता है वो कहाँ एक्ट करता है? इक्वेटर पे। और जैसे जैसे आप ऊपर ध्रुवों की तरफ जाते जाएंगे, कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट बहुत बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम इतना ज़्यादा फोर्स होता है कि हवाएं एकदम ईस्ट से वेस्ट ही समझो हो जाती है। तो इन वाली हवाओं को क्या कहते हैं? पोलर ईस्टर्लीज, क्योंकि ये ईस्ट से वेस्ट जा रही है। कुछ पूछना है इसमें? नहीं पूछना? मैं पूछूं? है? बताओ बेटा। रेड टी शर्ट में लिखी तुम्हारे आगे। हाँ हाँ, क्या समझना है? कौन से 3 फोर्स एक्ट करते हो? मैम है, स्टूडेंट नहीं। आप बताओ। लिखा नहीं है ना कुछ आपने? तो समझ में आ रहा है? ये बताओ। अच्छा, हवा का नाम कैसे डिसाइड करते हो? कोरियोलिस फोर्स की वजह से किधर किधर मूव होती है हवा? दूसरे सर आ रहे हैं, क्या? ठीक है, आ गए? हो चुका है। कुछ और पूछना है आप लोग को? अभी बता दो, फिर मैं आगे ले लूंगी। कोई क्वेश्चन? आ गए? जाना है अभी? एक चीज में पढ़ाना है, बताओ जल्दी।
हाँ पता बता लगा। दीजिए। ये हाई प्रेशर लो प्रेशर वाले बीच के बता रहे थे। ये अर्थ है, ठीक है। हमारी इक्वेटर हो गए। अर्धगोलार्ध में देखते हैं नॉर्थ पोल, ठीक है। तो जहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल विंड्स तो बता दी थी आप लोगों को, वर्टिकल वाला एक्सप्लेन करने को छूट गया था। वर्टिकल पे कैसे मूव होती है, यानी करंट्स। जैसे सतह पे क्या होता है, ये मान लो आपकी पृथ्वी है, उसकी सतह। ऐसे ऐसे आप हाइट पे जाएंगे, यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है। तो यहाँ से गर्मी की वजह से हवा जो है हल्की हो जाती है, और हल्की होके जो है ऊपर उठने लगती है। जैसे आपने भगोने में पानी गर्म किया होगा तो भाप ऊपर की ओर उठती है, वैसे यहाँ से हवा भी ऊपर की ओर जा रही है। अब ऊपर जा रही है तो यहाँ इकट्ठी होगी नहीं, इकट्ठी होगी तो वहाँ क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन कहाँ बन रही है, इक्वेटर पे। इक्वेटर पे सीधी धूप पड़ रही है तो जमीन गर्म हो रही है, जमीन गर्म हो रही है, पानी भी है, वहाँ समुद्र भी है, तो वो सब भाप बन के ऊपर जाके इकट्ठा हो रहा है। तो वहाँ ऊपर क्या होगा, हाई प्रेशर, नीचे क्या होगा, लो प्रेशर। ये हो गया तुम्हारा इक्वेटर के कंडीशन, ठीक है। अब हम चले पोल्स की ओर। ये मान लो तुम्हारा नॉर्थ पोल, यहाँ क्या है, हाई प्रेशर है, यहाँ सब हवा क्या है, ठंडी, यहाँ पे सब बर्फ जमी हुई है दोनों ध्रुवों पे। तो यहाँ हवा बिल्कुल ठंडी है, सब नीचे इकट्ठी हो रही है, ऊपर क्या होगा, खाली हो जाएगा, यहाँ क्या बनेगा, ठीक है। अब ये इक्वेटर है, ये पोल है, समझ रहे हो, कहाँ से पृथ्वी के उस पर चल रहे हो, लिटा दिया ऐसे, ये जमीन है आपकी, ठीक है। सतह पे हम क्या कह रहे थे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे हवा जाएगी, और ऊपर भी वही होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती रहेगी, ठीक है। यहाँ से उठी हवा इधर के लिए भागने लगी, यहाँ इकट्ठा हो गई, ऊपर तो जा नहीं सकती, ट्रोपोपॉज तक ही जाती है हमारे यहाँ से। स्ट्रेटोस्फीयर में यहाँ की जो तलीय हवाएं हैं वो उसमें प्रवेश नहीं करती, ट्रोपोपॉज तक जाके ट्रोपोस्फीयर जहाँ खत्म हुआ वही समझ लो आपकी क्या कहलाती है, लिड कहलाती है। वहीं पे सारे वेदर फेनोमेना होते हैं, आपके जो भी मौसम बदलाव हैं वो सब ट्रोपोस्फीयर में जो भी फेनोमेना हो रहे हैं उनकी वजह से है। तो यहाँ पे आपका हाई प्रेशर बन रहा है, यहाँ से हवा चली, चलो भाई लो प्रेशर की तरफ चलते हैं, लेकिन यहाँ आते आते वो ठंडी हो जाती है, क्योंकि ट्रोपोस्फीयर से ऊपर जाते हैं हम, ट्रोपोस्फीयर में ऊपर जाते जाते हैं तो तापमान गिरता जाता है ना। तो यहाँ से गर्म हवा उठी तो थी, पर यहाँ आके वो ठंडी हो गई, ठंडी हो गई, फिर उसने कहा ये तो हैवी हो गई, हैवी हो गई तो ये नीचे की तरफ आने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक और क्या बनेगा, हाई प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ ये हाई प्रेशर बन गया तो बीच में इसके एक हाई प्रेशर आ गया, तो ये यहाँ से हवा जो है डाइवर्ज हो गई, ठीक है। इससे पहले ये पोल्स वाला वो समझ ले, एक चीज ये समझ लो कि लो प्रेशर वाले एरिया पे हमेशा हवा जो है कन्वर्ज होती है, मतलब उसकी तरफ आकर्षित होती है। जैसे तुमने गर्मियों में जो भंवर बनते देखे, किसी एरिया में देखा हो बहुत लोकल हीटिंग हो जाती है तो हवा उसकी तरफ घूमने लगती है, वो लो प्रेशर एरिया बनता है। तो सब जगह से हवा जो है उसकी तरफ आने लगती है, हवा आती है तो धूल भी आती है, धूल के बवंडर बनने लगते हैं, ठीक है। इसी तरह जो बहुत ठंडी हवा होती है उससे हाई प्रेशर बनता है और यहाँ से हवा जो है बाहर की तरफ भागती है। तो ये सिचुएशन यहाँ पे बन रही है,
जाएगी तो इधर से ये एक सेल बन जाता है। समझ में आ रहा है? ये वायुमंडल में घूम रहा है। मान लो वो पोल की तरफ है और मैं इक्वेटर की तरफ हूँ, तो इक्वेटर से हवा उठेगी, वहाँ की तरफ जाने के लिए होगी, लेकिन बीच में ही ठंडी हो जाएगी, तो वो भारी हो गई तो नीचे आएगी, और नीचे से उसे वहाँ से इधर की तरफ आएगी एक दिशा में और एक उधर की तरफ जाएगी। समझ में आया? ये दो आ रही हवा, एक इधर की तरफ उड़ेगी, एक इधर की तरफ। ठीक है? इसी तरह से जो हमारा पोल्स वाला हाई प्रेशर था, उसमें भी हवा यहाँ से इधर की ओर आएगी। अब जब ये दोनों हवा बीच में टकराएंगी, समझ रहे हो? एक वहां से चली हवा, एक वहां से चली बीच में से, तो दोनों आपस में टकराई तो ये ऊपर की तरफ उठेंगी। तो यहाँ पे एक इंड्यूस्ड लो प्रेशर बनेगा। इंड्यूस्ड लो प्रेशर का मतलब हिंदी में होता है कि जो ओरिजिनल तापमान की वजह से नहीं बना, ये वाले क्या है, तापमान की वजह से बने, जो इक्वेटर पे और ये यहाँ वाले, इनको हम कहते हैं स्टैटिक। जो डायनामिकली इंड्यूस्ड मतलब इनकी वजह से जो दो नए बन गए डायनामिक कंडीशन कोरियोलिस फोर्स की वजह से या और भी फोर्सेस की वजह से, उनकी वजह से जो दो एक्स्ट्रा लो प्रेशर और हाई प्रेशर जोन्स बनी है, उनको हम कहते हैं इंड्यूस्ड हाई प्रेशर और इंड्यूस्ड लो प्रेशर। अब ये कंडीशन पूरी अर्थ पे समझो। अभी हमने ये इतना जोन डिस्कस किया था क्या होगा, अब ये पूरी अर्थ पे जब तुम समझोगे तो ये एक प्रेशर बेल्ट की तरह डेवलप हो जाएगी। ये वाली तुम्हारी क्या थी, इक्वेटर पे लो प्रेशर बेल्ट थी, यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट थी, यहाँ से हवा उठी, यहाँ से हवा उठी ऊपर की ओर, इधर को जाने के लिए हुई। आइडियल कंडीशन में ऐसा होना चाहिए था। इसको कहते हैं हेडलीज सिंगल सेल मॉडल। इसमें वो क्या कंडीशंस मानता है कि अर्थ आपकी स्थिर है, उस पर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उस पर क्या होना चाहिए कि अर्थ पे इक्वेटर पे लो प्रेशर होना चाहिए, यहाँ हाई प्रेशर होना चाहिए, यहाँ से हवा उठेगी और यहाँ पे सिंक होगी, है ना। लेकिन हमने अभी दो आइडियल कंडीशन से परे चीज़ें पढ़ी कि यहाँ से हवा उठ के गई और यहाँ पे ही ठंडी हो गई, तो वो यहाँ पे सिंक होने लगेगी। तो यहाँ पे एक डायनामिक हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से हाई प्रेशर बेल्ट जब क्रिएट हुई तो एक यहाँ पे हवा चलेगी, एक यहाँ पे जाएगी, और यहाँ से तो हमारी आ रही थी, है ना। दोनों यहाँ जब मर्ज हुई तो ये ऊपर की ओर उठने लगी, तो ये डायनामिक लो प्रेशर बेल्ट बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये आएगी, ये क्या मतलब तुम्हारा हाई प्रेशर से हवा इधर उधर जाती है, यहाँ पे लो प्रेशर। समझ में आया? ये जो डायनामिक सिचुएशन ऐड हो गई है कोरियोलिस फोर्स की वजह से, उनको क्या कहते हैं, पैरल सेल मॉडल। इसको कहते हैं ट्राई सेल्यूलर मॉडल वायुमंडल का। उसमें ट्राई सेल्यूलर क्या था, उसमें केवल एक सेल बन रहा था। जैसे ये तुम्हारी अर्थ है, मान लो इक्वेटर 0 डिग्री, 90 डिग्री, तो यहाँ से उठी और यहाँ पे गई, और यहाँ से ऐसे ऐसे ये कंप्लीट हो गया एक सेल। तो कह रहे थे हेडली सेल, ठीक है। हेडली नाम का जिन्होंने ये डिस्कवर करके मॉडल बनाया था उन साइंटिस्ट का। इसके बाद आए फेरल FERREL। फेरल भाई साहब ने कहा कि नहीं, अर्थ एकदम स्थिर नहीं है, इसमें और भी कंडीशंस है, अर्थ मूवमेंट हो रही है और फ्रिक्शन भी हो रही है, तो उसकी वजह से डायनामिक दो बेल्ट क्रिएट होंगी। तो
ये सिंगल सेल मॉडल नहीं एप्लीकेबल है, रियलिटी में एक ट्राई सेलुलर मॉडल होगा। ट्राई सेलुलर मॉडल में ऐसा बनेगा कि यहाँ पे उठी, यहाँ पे कन्वर्ज होने लगी, यहाँ से उठी, समझ में आया? यहाँ से उठी, इन्होंने कहा ये वाला सेल तो चलो ठीक है, हेडली सेल हो गया, उनके सम्मान में हमने इसे हेडली ही नाम रहने दिया। इसको हमने कह दिया पोलर सेल, और ये वाला क्या हो गया, ठीक है। अभी आज के लिए कुछ और टॉपिक्स पढ़ने हैं, बता दूंगी सर। कुछ इसमें प्रॉब्लम है तो बता, तो समझ में नहीं आया। मैम इसको एक बार रिपीट कर दीजिए। कौन सा क्वेश्चन? ये वाला